दुनिया की सारी सरकारें, सारी सभ्यताएं पिछले कम से कम 5-7 हज़ार साल से हुँ। इसी काम के अंदर जब फेल हो जाती हैं, तो मनी नष्ट हो जाती है और फिर से मनी क्रिएट करनी पड़ती है। क्रिप्टो के आने से इसकी फॉर्मेशन बदल जाएगी। मैं इस सवाल पर फोकस करना चाहता हूँ। गेम सारी जो चेंज हुई है मनी की एक्सपेंशन की गेम 1971 के बाद हुई है। सारी सरकारों ने गैर ज़िम्मेदार तरीके से इसको एक्सपैंड किया है जिसके खमियाज़ा आज हम भुगत रहे हैं और क्या क्रिप्टो इसका सॉल्यूशन है उस पे बात चल रही है। मनी की टू मच लिक्विड प्रॉपर्टी है, आप उसको रिस्ट्रेन कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे या स्टॉप कैसे करेंगे? अब इस स्थिति में पूरी दुनिया है कि स्टॉक मार्केट बबल में है कि नहीं है। इज़ द लिक्विड मनी गुड फॉर द इकोनॉमी और सॉलिड पे रहते तो सही रहता या दोनों का बैलेंस और ये डिसाइड कौन करता है बैलेंस कितना है? 20वीं सदी में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी एक्सपेंशन हुआ है। क्या सतोशी नाकामोतो अगर आज वापस आए और देखे बिटकॉइन क्या बन गया है, तो क्या वो खुश होगा? कि मनी एक ऐसी डोमेन है जिसमें हम सभी ठीक हो सकते हैं और हम सभी ही गलत हो सकते एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? हाउ हाउ टू सी लुक एट मनी एंड व्हाट शुड ही व्हाट द हैं। इंडिविजुअल शुड डू? क्रिप्टो इज अ फार बेटर मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर देन द फिएट करेंसी वर्ल्ड। हम बात करते हैं बिटकॉइन स्टैंडर्ड की, ठीक है? सो यू थिंक दैट जो ये बिटकॉइन स्टैंडर्ड की बात होती है कि बिटकॉइन एज़ मनी सो दोज़ हू बिलीव इन दैट आर दे राइट? लड़ाई दुनिया में बिटकॉइन स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड की होने जा रही है। फियाट स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। तो उन लोगों को ही समझ में आएगा जिन्होंने पूरा पॉडकास्ट अब यहाँ तक सुन लिया। हमें भाई साहब पैनिक का ये लेवल है कि मनी करेंसीज़ इन्फ्लेशन फेल हो चुकी है। सेंट्रल बैंक्स के ऊपर से विश्वास उठ गया और लोग पानी में कूद रहे हैं लिटरली यार मेरे आप इस बात की गहराई को समझें। लाइफ इज़ अ सब्सक्रिप्शन। काय की सब्सक्रिप्शन? नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन, ज़ोमैटो की गोल्ड की सब्सक्रिप्शन, उसके बाद मेरी एसआईपीज़ की सब्सक्रिप्शन, मेरी और ईएमआई क्लॉट की की आप सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। क्लॉट की सब्सक्रिप्शन, अरे वाह! एआई की सब्सक्रिप्शन, मेरी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की सब्सक्रिप्शन। मैं क्या हूँ? मैं एक बंडल हूँ, जॉय का नहीं, सब्सक्रिप्शन का। वेलकम टू बिटनिंग अनदर एपिसोड। आज हम मनी के फॉर्म्स को एक डिबेट के थ्रू समझेंगे कि सॉलिड मनी, लिक्विड मनी। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम वंस अगेन सर आफ्टर अ लॉन्ग गैप। थैंक यू काशिफ। बहुत बहुत धन्यवाद बिटनिंग पर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का विषय बेसिकली बहुत सिंपल है। और सिंपल इस तरह से है कि मैं बेसिकली एक ही बात कह रहा हूँ कि मनी सॉलिड भी होती है, मनी लिक्विड भी होती है, और दोनों चीजों के अंदर बैलेंस बिठाना जरूरी होता है। और दुनिया की सारी सरकारें, सारी सभ्यताएं पिछले कम से कम 5-7 हज़ार साल से हम्म। इसी काम के अंदर जब फेल हो जाती हैं, तो मनी नष्ट हो जाती है और फिर से मनी क्रिएट करनी पड़ती है। ओके। और ये जो मनी का सॉलिड होना और मनी का साथ ही साथ लिक्विड होना, ये एक ऐसा चैलेंज है जिस चैलेंज को कोई भी जीत नहीं सकता। बट ये चैलेंज को जो जितना अच्छा मैनेज करेगा, वो फॉर्म ऑफ मनी उतनी दूर तक जाएगी। सो आज मैं उसी विषय पर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तो इस चीज को समझने के लिए मनी के बारे में, जब हम सॉलिड कहते हैं कि मनी सॉलिड होती है, तो उसका क्या मतलब होता है, और मनी लिक्विड जब होती है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शुरू शुरू के अंदर मनी बेसिकली लोग ऐसी ऐसी चीजों को मानते थे जो चीजें उनके आसपास होती थी, बट आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी, और उसकी जरूरत सबको होती थी। पहली बात, आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी और जरूरत सबको होती थी। जैसे सॉल्ट के सॉल्ट की बोरियां, नमक की बोरियां, यूरोप के अंदर एक समय सॉल्ट करेंसी था। आपने कई बार सुना होगा एक कहावत, वर्थ योर सॉल्ट। वो बेसिकली वहां से आया है। तो बेसिकली एक समय सॉल्ट की बहुत ज्यादा डिमांड थी, पर जब वो डिमांड ज्यादा थी तो लोगों ने क्या किया कि जब डिमांड ज्यादा थी तो सबसे ज्यादा सॉल्ट की बोरियां जो हैं वो कहीं भी जाके आप बेच सकते थे, तो एक तरह से वो करेंसी का काम करती थी। तो अब जितनी सॉल्ट की बोरियां हैं, वो सॉल्ट तो सॉलिड प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। तो जितनी सॉलिड, उस सॉलिड की प्रॉपर्टी को आप एनहांस कर सकते हैं, वो एनहांसमेंट लिक्विड बन जाती है। ओके।
अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ बोरियां मार्केट में हैं, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ है और उनको जितना नमक चाहिए वो 1 करोड़ बोरियों के बराबर का हो सकता है। तो उस हिसाब से सॉलिड और लिक्विड के बीच का बैलेंस एक सोसाइटी बिठाती है। ओके, तो ऐसे ही कुछ यूनिक किस्म के पत्थर होते थे, जैसे यैपस्टोन नाम की एक कहानी कही जाती है कि एक जो शुरू-शुरू में मनी का सबसे इम्पोर्टेंट इस्तेमाल होना शुरू हुआ, वो एक टापू के अंदर यैपस्टोन हुआ करता था, जो बेसिकली बहुत बड़े पत्थर को कहते थे। वो गोल आकार का, जैसे आपका वो बच्चों का खाने वाला चॉकलेट का होता है ना, क्या कहते हैं उसको? अ अ, ब्राउन कलर का होता है वो, डोनट डोनट डोनट, हाँ। डोनट डोनट के साइज का की तरह का वो बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था। तो जिसके पास पत्थर हुआ करता था उसकी एक मतलब अलग-अलग साइज की अलग-अलग वैल्यू हुआ करती थी। तो ऐसा कहते हैं कि लोग कई बार 20-20 साल वो पत्थर एक ही घर के आगे पड़ा रहता था। यानी कि वो पत्थर एक सॉलिड था और सॉलिड एक खास लिमिट तक वो मनी की लिक्विड फॉर्म क्रिएट करता था। कुछ ज़्यादा इंटर-एक्सचेंज नहीं हो सकता था। एम आई राइट? अब लोगों ने धीरे-धीरे मनी के एक्सपेरिमेंट्स किए, करते-करते जब पेपर मनी आई, तो लोगों को लगा कि यार पेपर मनी तो दुनिया की सबसे एफिशिएंट मनी है, क्योंकि पेपर को प्रिंट करने की वर्चुअली कोई लिमिट नहीं थी। तो अगर आप 1 करोड़ सॉल्ट की बोरियों के हिसाब से चलाते हो, तो वो जितनी सर्कुलेशन है, वो 1 करोड़ बोरियों के हिसाब से होती है। कहते हैं जो मनी की वेलोसिटी होती है, वो 5 से 10 गुना के बीच में होती है। यानी कि अगर 1 करोड़ बोरियां हैं सॉल्ट की, तो मोटा-मोटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 करोड़ बोरियों की सर्कुलेशन का, जिसको आप अपनी क्रिप्टो की भाषा में ट्रेडिंग वॉल्यूम कह सकते हैं। हम्म। ठीक है? अब सवाल ये है कि अगर वो सोसाइटी को कुछ बड़ा करना है, जैसे मान लीजिए अ, हवाई जहाज बनाने हैं, रेलवेज बनानी है, टेलीकम्युनिकेशंस बनाने हैं, ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं जिन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की जो कॉस्ट होती है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा होती है, और उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनका जो रेवेन्यू आने का जो टाइम पीरियड होता है, वो कई बार बहुत लंबा होता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कई बार उससे भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में ये जो सिस्टम होता है, जहाँ पर सॉलिड प्रॉपर्टी को एक लिमिट से ज़्यादा एनहांस नहीं कर सकते। पर जब पेपर मनी आई, तो लोगों को लगा कि यार ये काम तो हो सकता है। तो लोगों ने तब मनी की इस सॉलिड प्रॉपर्टी के साथ-साथ लिक्विड प्रॉपर्टी को तरजीह देनी शुरू कर दी। एम आई राइट? हम्म। कितना उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, आपने उस चीज़ को तरजीह देनी शुरू कर दी। अब कहेंगे कि यार ये तो बड़ा कमाल है। पर जब आप मनी को सॉलिड से हटाकर लिक्विड को प्रेफरेंस देना शुरू करते हो, तो एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है? कितनी मनी पैदा करनी है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। जब कितनी मनी पैदा करनी है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो एक पॉइंट के बाद आपके कर्जे बढ़ते जाएंगे और आपको कर्जा पे बैक करने के लिए आप और कर्जा लेना शुरू कर दोगे। और जब वो और कर्जा लोगे, तो वो डेट ट्रैप है, वो कर्जे का एक दुष्चक्र है। और आप एक बार उसमें फंस गए, तो वो मनी जो है एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएगी। तो अगर आप यूरोप की पिछले 500 सालों की हिस्ट्री देखो, तो स्पेन ने लॉन्च की, वो एक समय उनकी करेंसी ग्लोबल रिजर्व एसेट थी, और वो समय था, वो सारी की सारी करेंसीज एक समय गोल्ड या सिल्वर से पेग्ड हुआ करती थी। उसके बावजूद भी वो करेंसी जब सोसाइटी में फैली, उन्होंने लिक्विड इतनी ज्यादा कर दी कि वो 70-80 साल में बर्बाद हो जाती थी। पहले स्पेन शुरू हुआ, फिर पुर्तगाल शुरू हुआ, फिर हॉलैंड शुरू हुआ, फिर ब्रिटेन, और अब अमेरिका। तो आप ध्यान से देखिए कि ये सारी की सारी एम्पायर्स की जो शुरुआत है मनी की, ये कहते हैं कि इतने आउंस का गोल्ड, इसके बराबर की मैं मनी छापूंगा। यानी कि
एक तरफ उन्होंने मनी की सॉलिड प्रॉपर्टी की बात कर दी, और दूसरी उसके साथ उसने मनी को प्रिंट करने की बात कर दी, यानी कि लिक्विड फॉर्म की बात कर दी। बट वो कभी भी उस लिमिट पर ठहरते नहीं हैं। या तो एक राजा, कोई ईगोइस्टिक राजा आ जाता है जिसको पूरी दुनिया फतेह करने का शौक पड़ जाता है, तो उसको युद्ध करने हैं, तो युद्ध में जितना ज्यादा वो एक राजा जाएगा तो वो मनी उतनी ज्यादा प्रिंट करेगा। तो इस तरह से स्पेन गया, पुर्तगाल गया, हॉलैंड गया, ब्रिटेन गया, और अब सवाल ये है, क्या अमेरिका की बारी है नेक्स्ट? एम आई राइट? अब ये जो टेंशन है मनी की सॉलिड और लिक्विड प्रॉपर्टीज के बीच में इक्विलिब्रियम बनाने की, ये टेंशन, ऐसा मत सोचिए कि क्रिप्टो के आने से ये टेंशन दूर हो जाएगी, बट क्रिप्टो के आने से इसकी फॉर्मेशन बदल जाएगी। मैं इस सवाल पर फोकस करना चाहता हूं। राइट, बिल्कुल सही। बेसिकली इसको मैं थोड़ा समराइज ये करूंगा अभी तक ऑडियंस को कि मनी की स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड पे दुनिया रही होगी तो गोल्ड को आप एक्सपोनेंशियली स्केल नहीं कर सकते, राइट। तो जब उसके ऊपर पेपर करेंसी आई तो भी कोई खास सोल्यूशन नहीं निकला था जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड था, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही मनी को प्रिंट कर सकते थे। गेम सारी जो चेंज हुई है मनी की एक्सपेंशन की गेम 1971 के बाद हुई है, राइट। और 71 के बाद मनी को मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि मनी को इन्होंने, जो केनेजियन इकोनॉमिस्ट है वो कहते तो यही थे कि भाई इतनी मनी प्रिंट करो कि मार्केट में 2% इन्फ्लेशन का टारगेट रहे। केनेजियंस का ये कहना है, 2 सम इन्फ्लेशन इज गुड। ठीक है, अब ये पता नहीं ये फंडा है, ये भी इस पे भी किसी दिन वीडियो बना लेंगे कि इज इट रियली केनेजियन इकोनॉमिक्स क्या सही निकले, क्योंकि 2% तो कोई भी हिट नहीं करता सब तो 2% से ऊपर है। तो केनेजियंस ने बोला मनी एक्सपेंशन अगर इतनी है इकोनॉमी में कि जितनी इन्फ्लेशन 2% तक अगर टारगेट तक हिट है तो भैया बहुत अच्छी रहती है मनी एक्सपेंशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पूरी दुनिया में ये फैलते गए। तो कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट्स आपको ये बोलेंगी कि यार इकोनॉमी में एक्सपेंशन भी तो करना है, कारखाने डालने हैं, ग्रो करना है, जीडीपी बढ़ानी है, तो मनी प्रिंटिंग तो करनी पड़ेगी। और आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, देश हित में ये तो बनता है। लेकिन अल्टीमेटली सारी सरकारों ने गैर जिम्मेदार तरीके से इसको एक्सपैंड किया है, जिसके खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और क्या क्रिप्टो इसका सोल्यूशन है, उस पर बात चल रही है। हाँ, देखिए, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा गोल्ड की तरफ दोबारा आना चाहूंगा और 1971 वाले मोमेंट पर दोबारा आना चाहूंगा। ये दो चीजें एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन की करेंसी फ्लॉप होती है, उनका जो लिक्विडिटी क्रिएट करने का पूरा मैकेनिज्म फ्लॉप होता है, तो जनता कहाँ जाए? तो जनता के पास इमीडिएटली उसके सोर्स, यानी कि सॉलिड के पास जाने के अलावा कोई तरीका नहीं होता, जो मोस्ट ऑफ केसेस में गोल्ड होता है। अब गोल्ड और गोल्ड एज ए सॉलिड एंड करेंसी और मनी एज ए लिक्विड में एक फर्क रहा है पिछले लगभग 5000 सालों में। जो गोल्ड एज ए लिक्विड है वो काम करता था सरकारें जब उसके ऊपर करेंसी क्रिएट करती थी, पेपर फॉर्म में या क्वाइनेज फॉर्म में। बट गोल्ड इन जनरल जनता के हाथ में रहता था, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी थी। ओके, तो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी जो थी वो बेसिकली दुनिया के अंदर सब जगह फैली हुई थी, पर उसकी प्रॉब्लम की थी कि वो सॉलिड होने के कारण लोग उसको डे टू डे कंजम्पशन में, डे टू डे लिक्विडिटी ऑपरेशंस में यूज नहीं कर सकते थे। अब इसका एक फायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। फायदा ये हुआ कि गोल्ड की सॉलिड प्रॉपर्टीज तो हमेशा बची रही। जब भी संकट आता था तो लोग वापस गोल्ड गोल्ड की तरफ भागते थे। पर जब सिचुएशन नॉर्मल होती थी तो गोल्ड के अंदर सॉलिड प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छी हैं पर लिक्विड प्रॉपर्टीज बहुत पुअर हैं, तो जनता फिर लिक्विड की तरफ भागती थी। तो इस कारण सॉलिड और लिक्विड के बीच में ये टेंशन चलता रहा, और ये टेंशन 1971 के बाद आके
ये टेंशन इस हालत में पहुंच गया कि अमेरिका ने कहा हम परवाह ही नहीं करते, हम परवाह ही नहीं करते, विच बेसिकली मीन्स उन्होंने दुनिया को कहा कि $35 के आउंस के ऊपर जो हमने गोल्ड के ऊपर डॉलर पेग किया हुआ है, हम उस पेग को खत्म करते हैं। अब सवाल ये है कि 1971 के बाद मनी में से सॉलिड एंकर हट गया, टोटली हट गया। अब मनी लिक्विड ही है हर समय। जब मनी मनी लिक्विड है sir. लिक्विड ही है तो इसका मतलब है कि मनी फैलनी शुरू हो जाएगी, और मनी फैलती फैलती इतनी फैल गई कि आज दुनिया का जितना जीडीपी है, दुनिया के ऊपर उसके 350% उसका डेट है। यानी कि 3 मेजर लोग डेट लेते हैं, हाउस होल्ड, परिवार, उनका डेट 100% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है। दुनिया की बात कर रहा हूं, एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात। दूसरा होता है कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स का डेट भी 100% ऑफ ग्लोबल जीडीपी से ज्यादा है। तीसरा होता है गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स का डेट भी 100% से ज्यादा है, तो टोटल लगभग 350% है। यानी कि अब हमने इतना लिक्विड कर लिया, इतना लिक्विड कर लिया कि अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि कर्जा बढ़ाने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बिटकॉइन के थिंकर हैं जिनका नाम है जेफ बूथ, वो कहते हैं कि अगर पिछले 50 साल की मॉनेटरी हिस्ट्री देखी जाए तो $1 जीडीपी बढ़ाने के लिए हर इंसान के ऊपर $4 का कर्जा चढ़ा है। So what we have achieved? यस, ये सवाल सबसे गंभीर सवाल है, विच बेसिकली मीन्स कि अब जो मनी की टू मच लिक्विड प्रॉपर्टी है, आप उसको रिस्ट्रेन कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, या स्टॉप कैसे करेंगे? आज दुनिया का ये सवाल इतना बड़ा सवाल है कि इस सवाल के ऊपर दुनिया के सारे पैराडॉक्स खड़े। जैसे सबसे बड़ा पैराडॉक्स मैं आपको बताता हूं। ब्लैक रॉक को पूछा गया कि आप स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट तो देखिए, इधर खाड़ी का युद्ध चल रहा है, उधर एआई के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, एल नीनो का इफेक्ट आ रहा है, और बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है। एसएनपी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है, नेस्डेक ऑल टाइम हाई पर है, और 5-5 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ की कंपनियां बन रही हैं। मतलब इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन है, और एक कंपनी का जी मार्केट कैप उससे भी ज्यादा है। तो ये कैसे संभव है? तो ब्लैक रॉक का जवाब था कि हम ऐसा नहीं समझते। हमारे हिसाब से गोल्ड टर्म्स में स्टॉक मार्केट 30% डाउन है। एम राइट? गोल्ड टर्म्स में स्टॉक मार्केट 30% डाउन है। अब सवाल ये है कि ब्लैक रॉक का ये जो थीसिस है, ये थीसिस लिक्विड थीसिस नहीं है, ये सॉलिड थीसिस है। एम राइट? अब इस स्थिति में पूरी दुनिया है कि स्टॉक मार्केट बबल में है कि नहीं है। क्लियर? आप ये कह रहे हो कि जो स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन है, अगर हम गोल्ड में देखें, गोल्ड से कंपेयर करें तो 30% डाउन है, जबकि यस, लोगों को लगता है लिक्विड फॉर्म में उनका पोर्टफोलियो अप है। यस। हम्म और ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। और मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर ये संकट अब इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है, इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है कि दुनिया के अंदर अब बड़े बड़े सरकारों को फैसला करना पड़ेगा कि उनको सॉलिड का चुनाव कब, कैसे, कहां करना है।
सर तो एक बात बताइए, इज द लिक्विड मनी गुड फॉर द इकोनॉमी और सॉलिड पे रहते तो सही रहता, या दोनों का बैलेंस? और ये डिसाइड कौन करता बैलेंस कितना? देखिए यही तो कमाल है ना, कि हम मनी को सेफ्टी मानते हैं, एम आई राइट? हाँ, कि मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, कि फ्यूचर में जो आज मैं कमा रहा हूँ उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ और कल को काम आएगी, यही है बेसिक। या बट मैं ये कह रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। प्रोबेबली 1971 के बाद ये झूठ बन गया है, या पहले से था? शुरू से ही हम्म, था। हम्म, बात सिर्फ ये है कि आपकी जरूरत, आपके समय की जरूरत क्या है। जैसे अगर मान लीजिए सिर्फ गोल्ड बैक सिस्टम बना दिया जाए, हम्म, तो होगा क्या कि जिनके पास गोल्ड होगा उनके उनके लिए सारे रिसोर्सेज से एक्सेस है, हम्म, पर जिनके पास गोल्ड नहीं है वो क्या करेंगे? इसका मतलब है कि गोल्ड को हासिल करने की सारी कोशिशें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। गोल्ड महंगा होता जाएगा और गोल्ड रखने वाले अमीर होते जाएंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए 20वीं सदी का गोल्ड की डेफिनेशन ढूंढना चाहें, तो डू हम्म, यू नो 20वीं सदी की गोल्ड की डेफिनेशन क्या है? क्या? लैंड एज ए कोलेट्रल। हम्म, 20वीं सदी में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी एक्सपेंशन हुआ है, मनी का लिक्विड एक्सपेंशन जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा हुआ है। और ये ज्यादा किसने किया है? बैंकों ने। बैंकों हम्म, ने कैसे किया है? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के जरिए। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 1000 रुपए का लोन दे सकते हैं, राइट? हम्म, अब सवाल ये है कि अगर 20वीं सदी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, तो ये एक्सपेंशन हुआ कैसे? बैंकों ने मनी के लेंड करने से पहले लोगों को कहा कि आप अपना लैंड एज ए कोलेट्रल जमा कराओ। और लैंड एज ए कोलेट्रल जब लोग जमा कराते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट मनी क्रिएट कर देता है। आपकी जानकारी के लिए, ये जो लैंड है, रियल एस्टेट जिसको कहते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में पता कितनी है? हम्म, 300 ट्रिलियन डॉलर। तो अगर उसके 60% भी मनी क्रिएशन हुई है, तो ये जाके लगभग 200 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मनी बैठेगी, जो M3 जो मनी सप्लाई घूम हम्म, रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि लोग मनी क्रिएट करने के समय तो सॉलिड फाउंडेशन की बात करते हैं, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो जमीन है, बट फिर उसके ऊपर एक एक्सपेंशन, एक बबल बनाना शुरू करते हैं। एक लिमिट तक बबल ठीक होता है, पर उनको कहां तक वो ठीक होता है और कहां वो गलत हो जाता है, ये हम्म। फैसला वो कभी भी नहीं कर पाते, और वहां वो फ्लॉप शो शुरू हो जाता है। ये सिस्टम तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, इसको तो अगर ह्यूमंस के हाथ में दे दिया वो तो बर्बाद कर देंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कोड, ये अगर सिस्टम आप एक एआई एजेंट को दे दो, या एक मैं एग्जांपल रहा हूँ, और उसके अंदर कोड सेट कर दो कि भाई इससे ज्यादा नहीं करना है, करना ही नहीं है, व्हाट में कम, ठीक है, तो प्रॉब्ली इमोशंस जहाँ नहीं होंगे वही सिस्टम इसको क्रिएट कर सकता है। काशिफ, काशिफ, मैं ये बात काफी हद तक ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ी सी न्यूएंस भी है। जब आप एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड की बेटर कंसेप्चुलाइजेशन होती है, तो वो अपने आप में आपको बेटर मनी क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, बट वो थीसिस सॉलिड और गोल्ड का वो डाइल्यूट नहीं होता है। अब मैं इसको उदाहरण के लिए बिटकॉइन पर लागू करता हूं। बिटकॉइन के अंदर जब सतोशी नाकामोतो ने शुरू किया, तो सतोशी नाकामोतो ने कहा दिस इज पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश, एम आई राइट? हम्म, बहुत अच्छी बात है, और लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को माना, यूज करना शुरू किया, हजारों ट्रांजेक्शन होनी शुरू हुई, फिर लाखों होनी शुरू हुई। करते करते एक पॉइंट ऐसा आया कि बिटकॉइन इलेक्ट्रॉनिक कैश की बजाय डिजिटल गोल्ड बन गया। हम्म, लोगों ने उसमें ट्रांजेक्शन्स करनी कम कर दी और उसको डिजिटल गोल्ड ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। क्या सातोशी नाकामोतो अगर आज वापस आए
और देखे बिटकॉइन क्या बन गया है, तो क्या वो खुश होगा? वो कहेगा कि बिटकॉइन को इंसानों ने गोल्ड बना दिया, यानी कि बिटकॉइन को उन्होंने सॉलिड फॉर्म में तब्दील कर दिया। गॉट इट? अब जब बिटकॉइन सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो गया तो नेचुरली बिटकॉइन के ऊपर लोग सट्टा लगाना शुरू कर देंगे। जितना मनी सॉलिड प्रॉपर्टी की तरफ आएगी उतना वो सट्टे के करीब आनी शुरू हो जाएगी। और बिटकॉइन में देखिए आप, बिटकॉइन मैंने $20 पर भी देखा हुआ है, और $20 से आज वो $1,20,000 तक जाके वापस वो $60-65 के $1,000 के बीच में आ रहा है। बट द पॉइंट इज, क्या जनता बिटकॉइन को रेगुलर मनी की तरह ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल कर रही है? जवाब है नहीं। और वहां पर किस चीज का इस्तेमाल रेगुलर हो रहा है? वो है स्टेबल कॉइन्स का, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स में वॉलेटिलिटी नहीं होती, तो इसलिए उसको लिक्विडिटी के लेवल पर यूज किया जा रहा है। द पॉइंट हियर इज कि समाज के अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों चाहिए, और ये बैलेंस दुनिया का टफेस्ट बैलेंस होता है। बट वो कौन मेंटेन करेगा, कौन उसे चेक करेगा? देखिए एक बात याद देखिए रखिए, मेरा मेरा यहाँ पे सीधा सा पॉइंट है, लास्ट में तो यूएस डॉलर से सब चीजें पैक्ड है। और आज अगर हम देखें तो पेट्रो डॉलर है, अपनी जो वैल्यू ड्राइव करता है डॉलर, और डॉलर शो रन कर रहा है दुनिया का, ठीक है। तो अगर वहीं पे जो राजा है, ठीक है, और वही 40 ट्रिलियन डेट भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, और वो इसके बाद भी उनके प्लान्स पूरे हैं कि वो इसको और डेट को बड़ा करते चले जाएंगे, तो इसका मतलब बबल तो वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मनी के मामले में कभी भी एक बंदा दोषी नहीं होता। सब दोषी हैं। सब दोषी होते हैं, और इसीलिए अमेरिका उसको एक्सपैंड कर पा रहा है। मनी एक ऐसी डोमेन है जिस डोमेन के अंदर थोड़े थोड़े लोगों का गुनाह, थोड़ा गुनाह जब इकट्ठा होता 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 एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है। आपने क्या गुनाह किया? आपने तो सिर्फ ये गुनाह किया कि आपने $10 की एक ट्रांजैक्शन की, पर जब आपके जैसे बिलियन लोगों ने डॉलर इस्तेमाल किया तो उससे जो ताकत बनी वो जाके अमेरिका की गोदी में बैठ गई। इसलिए काशिफ, मैं जानबूझ के मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है कि मैं लोगों के सामने एक प्रोपोजिशन रखना चाह रहा हूं कि मनी एक ऐसी डोमेन है जिसमें हम सभी ठीक हो सकते हैं और हम सभी ही गलत हो सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति गलत नहीं होता, एक व्यक्ति ठीक नहीं होता। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 1971 के अंदर लिंडन जॉनसन ने अनाउंस किया था कि गोल्ड पैक हटा दिया जाएगा, तो दिखने में लगता है कि जॉनसन गलत है, बट हकीकत में हम सब गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में कोई इंसान ये कहता है कि मैं यूपीआई यूज कर रहा हूं। यूपीआई की देखिए एक दिन में मतलब 800 मिलियन ट्रांजेक्शन हो रही हैं, 80 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है। पर सवाल ये है कि जब 80 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो क्या रुपये का इन्फ्लेशन खत्म हो रहा है उससे? नहीं, रुपये का इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉलर के मुकाबले में देखिए हम 96 रुपए के पर पहुंच गए। क्या चीजों की महंगाई में कोई फर्क पड़ रहा है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। अब महंगाई को अगर कंट्रोल करना है या एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना है तो वो लिक्विड एक्सपेंशन से नहीं होगा। उसके लिए आपको सॉलिड प्रॉपर्टी का रेस्ट्रेंट मनी में डालना पड़ेगा। अब आप कहें कि मैं यूपीआई इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, पर आपने उसके ऊपर गोल्ड का रेस्ट्रेंट डालने के लिए क्या किया?
आप एक सिस्टम, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मनी के अंदर आप कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होते और कभी पूरी तरह से गलत नहीं होते। आप हमेशा इन बिटवीन होते हो, और ये उस समाज के अंदर उस समाज का दुखांत भी है और उस समाज का सुखांत भी है, ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सयाने हैं, एम आई राइट? क्योंकि हम अपने स्वार्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। हमें लगता है कि यार मैंने 10 बिटकॉइन इकट्ठे कर लिए, मैंने 100 ईथर इकट्ठे कर लिए, मैं सयाना हो गया। मैंने 1 किलो सोना इकट्ठा कर लिया, मैं सयाना हो गया। द पॉइंट हियर इज कि ये जो सियानप है ये एक शॉर्ट टर्म है। इन रियलिटी मनी का कंट्रोल, मनी की डेफिनेशन कभी भी फिक्स नहीं की जा सकती, और हर समाज उसकी सॉलिड और लिक्विड प्रॉपर्टीज के बीच में जूझता है। हर समाज, ये मॉडर्निटी का क्या, दुनिया जब से मनी बनी है ये संकट दुनिया के अंदर हमेशा रहा है और शायद हमेशा रहेगा। एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? हाउ टू सी लुक एट मनी एंड व्हाट शुड ही व्हाट द इंडिविजुअल शुड डू? ये है सुंदर सवाल। देखिए, मैं यहां ये मानता हूं कि सबसे पहले इंडिविजुअल को एक ऐसा सिस्टम चूज करना चाहिए जिस सिस्टम के अंदर मनी की सॉलिड और लिक्विड प्रॉपर्टीज के बीच में बैलेंस है। ठीक है, अब मैं इसको पहले फिएट करेंसी पर लागू करता हूं और फिर मैं क्रिप्टो पर लागू करूंगा। देखिए, जब हम फिएट करेंसी पर लागू करते हैं तो एक देश के अंदर जब आप फिएट करेंसी यूज करते हैं तो सबसे सॉलिड फैक्ट क्या होता है कि आप टैक्स से मुक्त नहीं हो सकते। आपको टैक्स पे करना ही करना है, एम आई राइट? तो क्योंकि उन्होंने सॉलिड को गोल्ड की फॉर्म में नहीं यूज किया, उन्होंने सॉलिड को एक परमानेंट लॉ में तब्दील कर दिया जिसको आप बदल नहीं सकते। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको लीगल टेंडर में ही करनी पड़ेगी, कोई भी डेट सेटलमेंट आपको लीगल टेंडर में नहीं में ही करनी पड़ेगी। बार्टर इज नॉट अलाउड। डू यू नो, लीगल टेंडर के हिसाब से बार्टर इज नॉट अलाउड, विच बेसिकली मीन्स कि उन्होंने लीगल टेंडर का एक सॉलिड फॉर्मेशन बना दिया। गॉट इट? अब जब तक लोग टैक्स पे कर रहे हैं तब तक वो सिस्टम चलता रहेगा। अब एआई ने क्या किया, एआई ने जो टैक्स पे करने वालों की जॉब पर सबसे बड़ा अटैक किया। तो जब उनकी नौकरी नहीं होगी तो वो टैक्स कहां से पे करेंगे? उनका जो जीएसटी इनकम टैक्स का जो सारा का सारा मामला वो डाउन जाएगा। तो विच बेसिकली मीन्स कि इंडिया जैसे मुल्क में जहां पर सिर्फ 1 करोड़ लोग 90% ऑफ इनकम टैक्स देते हैं, सिर्फ 1 करोड़ लोग, तो अगर ये 10-20% डाउन चला जाए तो इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा खतरा है। और इससे केवल इनकम टैक्स नहीं जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी डाउन जाएगा और जीएसटी भी डाउन जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जिस सोसाइटी के अंदर सॉलिड फॉर्मेशन हिली तो वहां पर लिक्विड फॉर्मेशन भी हिल जाएगी। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं सच है, ये अमेरिका के लिए भी सच है। गॉट इट? जब वो अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए सच है तो फिर इंसान क्या करे? तो इंसान एक ऐसा सिस्टम देखे जहां पर आपको मनी यूज करने और मनी के बॉर्डर पे के ऊपर एग्जिट ऑप्शन दिया जा रहा है। गॉट इट? एग्जिट ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर आप बिटकॉइन यूज कर रहे हैं तो बिटकॉइन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो क्या कोई रुकावट है? नो। सेल करिए बिटकॉइन और एग्जिट कर लीजिए। ठीक? अगर आप ईथर यूज कर रहे हैं, ईथर यूज करने पर कोई रुकावट है? ईथर छोड़ने पर कोई रुकावट है? नहीं, आप छोड़ सकते हैं। दुनिया के अंदर जब मनी के एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर्स के ऊपर कंट्रोल
लिबरल होता है तो मनी ऑटोमेटिकली सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बिल्ड कर लेती है, जैसे बिटकॉइन के अंदर है। बिटकॉइन की खूबसूरती ये नहीं है कि उसके 21 मिलियन डॉलर 21 मिलियन कॉइन ही है। उस खूबसूरती से जो दूसरी चीज पैदा होती है कि अगर बिटकॉइन के अंदर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, अगर डिमांड घटती है तो प्राइस घट जाता है। बट वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसको होल्ड करने वाले उसको सेल करना बंद कर देते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि वहां पर मनी जो है वो आपको सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बिल्ड करके देती है। अब आप कहेंगे सुनील जी आप इतनी भारी भरकम बातें कर रहे हैं, ये तो मेरे सर के ऊपर से निकल रही हैं। थोड़ी देर के लिए आप खुद से एक सवाल पूछिए कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना ये हुई कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ओपन मार्केट से येन खरीदना शुरू कर दिया ताकि येन की कीमत डाउन ना जाए। राइट? अब सवाल ये है कि पिछले 30 सालों से जापान की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डॉलर एसेट्स खरीद रही थी, आज ये उल्टा कैसे हो गया? इसका बेसिक मतलब ये है कि जैसे ईथर और बिटकॉइन के बीच में रिटेल जनता एंट्री और एग्जिट कर सकती है, उसी तरह से फिएट करेंसी की दुनिया में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एंट्री और एग्जिट करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि उन मार्केट्स के अंदर आम जनता एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकती, पर क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आम जनता एंट्री और एग्जिट कर सकती है। विच बेसिकली मीन्स कि इंसान को एक ऐसा मनी सिस्टम चूज करना चाहिए जहां लिक्विड और सॉलिड के बीच में बैलेंस नेचुरल तरीके से बैठे, क्योंकि वो एक ओपन सिस्टम है, परमिशनलेस सिस्टम है। गॉट इट? तो उस लेवल पर क्रिप्टो का ये जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने का पोटेंशियल है, ये दुनिया में पहली बार डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर हुआ है, पहली बार। इससे पहले जो भी सॉलिड और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम बिठाने का काम था, ये सेंट्रलाइज्ड पावर्स करती थी। बट दुनिया में पहली बार ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो बिठाने का काम अब डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज कर रही हैं थ्रू एंट्री एंड एग्जिट, विच बेसिकली मीन्स कि अब अगर आप मनी के अंदर एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के टोकन के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो कोई बैरियर नहीं है, आप एग्जिट करना चाहते हैं तो भी कोई बैरियर नहीं है। तो यहां पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसलिए क्रिप्टो इज अ फार फार बेटर मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर देन द फिएट करेंसी वर्ल्ड। सो यू थिंक दैट, सपोज करिए कि हम बात करते हैं बिटकॉइन स्टैंडर्ड की, ठीक है, तो सो यू थिंक दैट जो ये बिटकॉइन स्टैंडर्ड की बात होती है कि बिटकॉइन एज मनी, सो दोज हु बिलीव इन दैट, आर दे राइट? देखिए, अगर समय के हिसाब से सोचें तो दे आर राइट। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। जब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ब्लैक रॉक की बात की, ब्लैक रॉक दुनिया की शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल कॉर्पोरेट पावर है, जिसके पास 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर के वर्थ ऑफ एसेट्स हैं, राइट? जिसका ये कहना है कि स्टॉक मार्केट डॉलर वैल्यू में चाहे अप है पर गोल्ड टर्म्स में वो 30% डाउन है। तो थोड़ी देर के लिए वो जो कहना चाह रहे हैं उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें। उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना पिछले 20 साल से गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग पावर होने के बावजूद भी उसने पिछले 20 साल में एक भी आउंस ऑफ गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं किया है।
रादर हर साल उसने इंपोर्ट किया है। ऐसा कहते हैं कि उनके पास 30,000 टन के आसपास सोना है, उनकी सरकार और उनकी खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के पास। और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना बहुत जल्दी गोल्ड वारंट सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें वो युआन और गोल्ड के बीच में एक डायरेक्ट कन्वर्टेबिलिटी इशू करेगा। अब वो कन्वर्टेबिलिटी किस रेट पर करेगा ये कोई नहीं जानता, बट आज अगर 8 युआन $1 के बराबर हैं, तो उस हिसाब से आप मान लीजिए कोई भी रेट कल को आता है, तो जिस दिन युआन गोल्ड के हिसाब से कन्वर्टेबल हो जाए, तो गोल्ड की के सामने डॉलर की वैल्यू अप जाएगी कि डाउन जाएगी? डॉलर डाउन जाएगा। अगर डॉलर डाउन जाएगा तो हो सकता है कि जो आज $4,000 का एक आउंस ऑफ गोल्ड है, वो $6,000 का एक आउंस हो जाए, या 8,000 का हो जाए, या 10,000 का हो जाए। आज ब्लैक रॉक ये संभावना देख पा रहा है कि ये कभी भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एशियन करेंसी मार्केट में इस समय पिछले 6 महीने का ट्रेंड ये है कि युआन की कीमत बढ़ रही है। युआन इज द मोस्ट परफॉर्मिंग, वेल परफॉर्मिंग, स्ट्रॉन्गर करेंसी इन एशियन करेंसी मार्केट, विच बेसिकली मीन्स कि चाइना अपने आप को अगर दुनिया का नहीं तो कम से कम एशिया का रिजर्व एसेट बनाने की तैयारी कर रहा है। और एशिया के अंदर दुनिया की 60% आबादी रहती है। गॉट इट? अब ये एक ऐसी स्थिति है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना को पता है कि अगर पिछले ग्लोबल रिजर्व एसेट को पटकनी देनी है, वो पटकनी इसलिए दे सकता है कि वो सॉलिड लिक्विड के पास ज्यादा गया, वो ज्यादा लिक्विड हुआ है, और इधर अगर मैंने ज्यादा सॉलिड के आसपास अपनी जगह नई सिरे से बनाई, तो मैं डॉलर को पटकनी दे सकता हूं, धोबी पटका दे सकता हूं, क्योंकि किसी को नहीं अंदाजा कि इस समय डॉलर की ट्रू वैल्यू क्या है। अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर दुनिया का निजाम बदलेगा। गोल्ड या बिटकॉइन के पीछे जो मैंने सॉलिड और लिक्विड की फॉर्मेशन की बात की थी, वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम जब हिलता है तो दुनिया की पावर्स के बीच का बैलेंस भी हिल जाता है, और ये बैलेंस ऑफ पावर अब शिफ्ट होके अमेरिका से चाइना की तरफ जा रहा है। ना द पॉइंट हियर इज, क्या अमेरिका ये होने देगा? आंसर इज नो। तो अब गोल्ड स्टैंडर्ड के मुकाबले में उसके पास ऑप्शन क्या है? व्हाट यू सेड जस्ट नाउ, बिटकॉइन। तो दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड और बिटकॉइन स्टैंडर्ड के तरफ जाएगी, क्योंकि अमेरिका बिटकॉइन का गेम इजीली खेल सकता है, चाइना गोल्ड का गेम इजीली खेल सकता है, और ये इतनी बड़ी गेम है कि इस गेम के अंदर बाकी प्लेयर्स जो हैं, छोटे प्लेयर्स, वो प्लेयर्स को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आप ये समझिए कि अगर पूरी दुनिया को आप एक मैदान समझ लें, और उस मैदान में अगर दो बड़े भैंसे आपस में युद्ध कर रहे हैं, सींग लड़ा रहे हैं, तो उस मैदान के अंदर कोई किसी और तीसरे के जाने की जगह बहुत कम बचेगी। उनको उसके हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। दे मस्ट इंश्योर कि वो दोनों में से किसी के वॉलेंट जोन में ना आए, अननेसेसरली हर्ट हो जाएंगे। यानी कि अब दुनिया के तमाम देशों को या तो प्रो गोल्ड पोजीशन लेनी पड़ेगी या प्रो क्रिप्टो पोजीशन लेनी पड़ेगी, और कोई तीसरी ऑप्शन है ही नहीं। ये है इसका क्रक्स। अब अगर ऑडियंस में कोई भी एक समझदार आदमी बैठा होगा तो वो ये सवाल पूछेगा भी नहीं, अगर कोई अभी तक बना हुआ था। तो आई थिंक ये अगर आप ये जो एंड हुआ है अभी, अगर आप बेसिकली क्या है कि दुनिया, और हमेशा से एक्चुअली में अगर आप देखो तो मैं अपने चैनल पे हमेशा आपको ये कहता हूँ कि गोल्ड एंड बिटकॉइन, गोल्ड बिटकॉइन, फिर
लोग कहते हैं कि सर इफ वी हैव टू चूज वन, तो मैं कहता हूँ 50 साल से ऊपर हो तो गोल्ड पे आओ। तो अगर आप इस एपिसोड के एंड में अगर आप ये फिगर आउट कर पा रहे हो कि दुनिया गोल्ड, जैसे दुनिया एक और चीज यूज करेगी, या तो चाइनीज एआई या यूएस के एआई। यूएस के एआई को जो यूज करेगा मॉडल्स को, उनको डिफेंस पैक्ट मिलेगा, मतलब उनकी आर्मी की सपोर्ट मिलेगी, कवरेज मिलेगी। चाइनीज एआई को जो यूज करेगा उनको अलग चाइना की लॉबी का सपोर्ट मिलेगा, जो चाइना अपना पैक्ट, डिफेंस का पैक्ट करेगी। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स भी बदल रहे हैं। चाइना अगर आपने देखा तो चाइना बिल्कुल एंटाई बिटकॉइन है, और आप देखो उसने आज तक 15 सालों में एक पॉजिटिव कोई बात नहीं करी आज तक बिटकॉइन को लेके। इनफैक्ट वो तो चाहता है कि अमेरिका एक बार बिटकॉइन स्टैंडर्ड को फॉलो करे और वो क्वांटम कंप्यूटिंग से उस पर अटैक मारे। ठीक है, और इधर इधर अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से गोल्ड को डिमोनेटाइज कर दे और गोल्ड की वैल्यू को गिरा दे। ठीक है, तो इधर से वो डिमोनेटाइज करने के चक्कर में और उधर से वो क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा बिटकॉइन पे अटैक करने के चक्कर में लड़ाई दुनिया में बिटकॉइन स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड की होने जा रही है। फियाट स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी लूज कर चुका है गेम यार गाइस, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट बाय द वे। लेकिन ये उन लोगों को ही समझ में आएगा जिन्होंने पूरा पॉडकास्ट अब यहाँ तक सुन लिया ना। आई होप यू गेटिंग द, बिकॉज अब ये क्यों इंपॉर्टेंस है मैं समझ गया कि आप देखिए कि अल्टीमेटली मनी को लिक्विड करने के लिक्विडिटी जरूरी है। सॉलिड मनी से इकोनॉमी एक्सपैंड नहीं होती। तो जब सॉलिड मनी को लिक्विड करने की कोशिश की जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई सरकार जो है वो इसको देश के हित में और जनता के हित में इतना लिक्विड फॉर्म में लाएगी कि जिससे जो प्रॉब्लम्स हैं उन वो ना बढ़ जाए, और एक उसका एक थ्रेश होल्ड लिमिट तक रखेगी। केनेजियंस ये कहते थे 2% तक तो सब कुछ ओके होता है। लेकिन आज अगर आप देखो तो पूरी दुनिया के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन के अंदर, अगर दुनिया की 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो 4 साढ़े 3 4 बिलियन पॉपुलेशन तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन के अंदर रह रही होगी। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका को ले लो आप, मुझे एक कंट्री बता दो कोई कि जिसके अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन नहीं है। एक कंट्री बता दो। सबसे अच्छा उनके यहाँ पे नाइजीरिया परफॉर्म कर रहा है उस कॉन्टिनेंट पे, और नाइजीरिया के हाल आपने सबने देखा है। आपने देखा कि मोरक्को के अंदर लोग 50,000 लोग पानी में इस बात पे कूद गए कि जस्ट बिकॉज उनको एक र्यूमर आई कि स्पेन के अंदर एक जज ने बोल दिया कि जो पानी के रास्ते से स्पेन में आएगा वो उसको एजाइलम मिल जाएगा। आप इमेजिन करें, मैं आपको बोलूं नदी में कूद जाओ, लोगों ने 50,000 लोगों ने सुसाइडल अटेम्प्ट मार के स्पेन पहुंच गए। आप आप बात की गहराई को समझिए। आपको लगता होगा क्योंकि देखिए हम लोग एक ऐसे फॉर्चुनेट है कि हम ऐसे देश में हैं कि जहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है, परचेसिंग पावर मनी की यहाँ पे भी जा रही है, बट इतनी तेजी से नहीं जा रही इन कंपैरिजन टू, क्योंकि वी आर लाइक मीडियन, हमारी एज यंग है, हमारी जीडीपी अच्छा है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे कारखाने हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बात है बाहर के लोग पैसा कमा के 156 बिलियन डॉलर वापस भी भेज रहे हैं। तो हम बाकी कंट्री से बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट दुनिया में भाई साहब पैनिक का ये लेवल है कि मनी करेंसी इन्फ्लेशन फेल हो चुकी है, सेंट्रल बैंक्स के ऊपर से विश्वास उठ गया और लोग पानी में कूद रहे लिटरली यार। मेरे आप इस बात की गहराई को समझो कि 50,000 लोग पानी में कूद गए इस बात पे कि यार अपने जीवन को बचाने के लिए चलो स्पेन चलते हैं। तो now if this is the scenario that is heading, the world is heading toward, those days are not very far when we'll talk about either the gold standard or we talk about the bitcoin standard. And as a retail आप किधर पोजीशन हो? आप पोजीशन हो जहां पे रोहित शर्मा कह रहा है ठीक है कि ये सही है, लेकिन उसने तो लाइफ में बना लिया ना बॉस। आपने क्या करा? उसके लिए तो सब कुछ सही है, आपके लिए क्या सही है? और मैं आज बताऊं, इन लोगों के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो देखोगे ना, दे आर नॉट वेरी इन्वेस्टेड, हाईली इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। दे आर इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप्स, दे हैव क्रिएटेड बिजनेसेस। ये लोग क्रिएट करते हैं इनकम, हर महीने इनके रेंटल आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा होगा, कहीं से रॉयल्टी आ रही है, कहीं से ऐड आ रहा है। आपको क्या आ रहा है? आपने तो अपनी लाइफ को पता है आज की डेट में सबसे बड़ी, सर आप भी इस पे कभी ध्यान दीजिए कि हमारी जिंदगी, ऑक्सीजन हम लेते थे, खाना पीना रोटी मकान, और अब हो गया एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफ हो गई है। मेरी लाइफ कुछ नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन है।
मैं अगर लाइफ को डिफाइन करूं तो हम पहले कहते थे लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ब्लेसिंग, लाइफ इज अ सब्सक्रिप्शन। काय की सब्सक्रिप्शन? नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन, जोमेटो की गोल्ड की सब्सक्रिप्शन, उसके बाद मेरी SIPs की सब्सक्रिप्शन, मेरी और EMI क्लॉट की की आप सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। क्लॉट की सब्सक्रिप्शन, अरे वाह, AI की सब्सक्रिप्शन, मेरी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की सब्सक्रिप्शन। मैं क्या हूं? मैं एक बंडल हूं, जॉय का नहीं, सब्सक्रिप्शन का। और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत तुर्रम का हूं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लाइफ में हम्बल रहो। तुम जो सोच रहे हो कि तुमने 2 फ्लैट बना लिए, एक जमीन बना ली और एक फलाना कर लिया, एक फलाना कर लिया, बहुत ज्यादा हम्बल हो जाता है आदमी एकदम। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो कूदे होंगे ना उसमें, कुछ के पास जमीन होगी, कुछ के पास कुछ एसेट होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एसेट का क्या करें जब मार्केट में लेके जाएं और प्राइस डिस्कवरी ना हो। एक ऐसा भी दौर आता है कि आपके पास एसेट है पर प्राइस डिस्कवरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, कभी आप अपने घर में अपने रिश्तेदार से पूछिएगा, उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी गले की फांस होगी कि 5 साल से बेचना चाह रहा है, बेच नहीं पा रहा। बैंगलोर में भी आप ऐसा एक फ्लैट होगा जो आप अपने दोस्त यार से बोलोगे भाई तेरे पास तो था वो, तो वो बोलेगा यार सुनील जी बिक नहीं पा रहा यार, 4 साल से बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना मिल जाए कि बस यार जो मैंने ना लोन दिया ना। अब वो प्राइस डिस्कवरी नहीं मिलती है एसेट्स की। सो दीज आर लाइक वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। ये पॉडकास्ट जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए एक बारी में, विच इज फाइन। 2 बारी में आ जाए तो अमेजिंग। कोशिश करिए समझने की। और कुछ अगर आपके दिल में सवाल है तो कमेंट करिए। और सुनील जी के साथ हम रेगुलर ऐसे पॉडकास्ट डीप थिंकिंग वाले लेके आते रहेंगे। सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? काशिफ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ अपने सभी ऑडियंस के लिए कि आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिस किताब का टाइटल है क्रिप्टो एज केयर। और ये क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की अ, हिंदुस्तान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब होने जा रही है। इस किताब के अंदर मैं 8 इकोनॉमीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, जिसमें हाउसिंग, अटेंशन, अर्बन हैबिटेट सिस्टम्स, लर्निंग इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और रिलेशनशिप इकोनॉमी, गवर्नेंस इकोनॉमी, इनकी बात करने जा रहा हूँ। और ये किताब मैं एक इकट्ठे रिलीज नहीं करूंगा। ये किताब मैं अगले महीने के आखिर में 3rd या 4th वीक में चैप्टर बाय चैप्टर रिलीज करूंगा। इसके 11 चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर रिलीज हमारा लगभग 3 से 4 महीने चलेगा। तो उस दौरान हम चैप्टर को लेकर अलग अलग लेवल्स पर डिस्कशन भी करेंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे। तो ये मैं अनाउंसमेंट अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत बढ़िया सर, बहुत जरूरत है ऐसे थिंकर्स की समाज में जो मनी पे बात करे। पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, जियो पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, वैसे तो सब चीजें रिलेटेड ही है, लेकिन कोई कोर मनी पे बात नहीं हो रही है। और मनी के ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करना डर लगता है। और कोई इकोनॉमिस्ट केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट से निकल ही नहीं पा रहा है, तो वो भी बात नहीं यस, करता है। वो बहुत बड़ा इशू है कि किंजन इकोनॉमिक्स से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और हाँ। प्योरली क्रिप्टो स्कूल के अंदर आके बात करना बहुत जरूरी है। तो ये हम्म, किताब इसलिए एक इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की किताब बनने जा रही है। बिल्कुल। अगर मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मनी इज द एसेंस ऑफ एनी यस, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। यस, तो शुरू से यही रहा है। प्रॉस्पेरिटी तो लोग इकोनॉमीज तभी कर पाई, सभ्यता बढ़ पाई जब मनी उसका बेस बनी, तो वो इवॉल्व होती यस, रही। उस पर कोई बात नहीं होती है। लोगों को लगता है कि जो मनी है वो उसके बारे में बात क्या करनी, वो तो ऑलरेडी उसमें डिस्कवरीज हो चुकी हैं। बट यस। लोगों को ये नहीं पता है कि वही हर बार, हर दौर में नया रूप बना इवॉल्व के होती रही। और जब जब ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा जो राजा महाराजा हर दौर में थे, आज के डेट में राजा रेड टाई और ब्लू सूट पहन के आता है विद वाइट शर्ट। तो जब अतः हो जाती है तो उसके बाद मनी अब ऑटोमेटिकली इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। यस। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके।